हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मेमोरी और इसके बाद हम देखेंगे कि रजिस्टर और एक्सटर्नल मेमोरी फॉर स्टोरिंग डेटा मेमोरी। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी के अंदर हमारे पास दो तरीके के अलग अलग रजिस्टर, दो तरीके के मेमोरी लोकेशन है। एक तो रजिस्टर है, दूसरा है हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी, जो हमारी मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रजिस्टर के अंदर सारा डेटा होता है, वो टाइप ऑफ टेम्पररी डेटा होता है। जब प्रोसेस चालू होती है तो उस टाइम पे कहाँ पे कौन से डेटा को स्टोर करवाना है वो हमें मैनेज करके रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी माइक्रो प्रोसेसर के पास जो भी सिस्टम जाती है, जो भी इंस्ट्रक्शन जाती है, वो इंस्ट्रक्शन को टेम्पररी उसको स्टोर करवाना पड़ता है। और उसमें से जो टेम्प कोड होता है, मतलब ऑप कोड उसे बोला जाता है, तो उस ऑप कोड को क्या करना पड़ता है कि टेम्पररी रजिस्टर के अंदर स्टोर करता है। उसके लिए दो तरीके की मेमोरी की जरूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए, रजिस्टर और डेटा मेमोरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते हैं कि प्रोग्राम मेमोरी क्या होती है। तो प्रोग्राम मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग योर प्रोग्राम कोड, मतलब प्रोग्राम के अंदर जो कोड है उसको स्टोर करने के लिए प्रोग्राम मेमोरी का यूज किया जाता है। ठीक है, और कांस्टेंट टेबल, मतलब किसी भी तरीके की जो भी डेटा हमारे पास आ रही है उसके अंदर जो भी टेबल हमारे पास, टेबल के अंदर जो भी डेटा पड़ा है उसको स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कांस्टेंट टेबल को। एंड इनिशियल वैल्यू फॉर सर्टेन डेटा, मतलब जो डेटा रहता है उसकी पर्टिकुलर स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है या फिर वेरिएबल फॉर्मेट में होती है, उसको स्टोर करने के लिए प्रोग्राम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन देते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम क्या करता है कि उसको अच्छे से उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसको एक ऑप कोड के अंदर, मतलब उसका जो मीनिंगफुल नाम रहता है उसके अंदर वो कन्वर्ट करता है, और उसके बाद वो प्रोसेस करना चालू होता है, मतलब आगे प्रोसेस वो भेजता है। The compiler generate a memory image in the form of an output file that can be used by suitable programs such as a ISP in system programming या फिर प्रोग्रामर। ठीक है, जो जो भी कंपाइलर के थ्रू मेमोरी के पास इमेज बनती है उसको वो एज अ इनपुट फॉर्मेट में लेता है, और उसके जो सूटेबल आउटपुट होता है उसके अंदर वो ट्रांसफर होता है। प्रोग्राम मेमोरी का काम क्या है कि किसी भी तरीके की जो भी इनपुट उसको मिलती है उसको अच्छी तरीके से स्ट्रिंग या ग्लोबल वेरिएबल या फिर ऑपकोड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसको अच्छी तरीके से आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ये प्रोग्राम मेमोरी का काम होता है, जो भी डेटा मिलता है उसको स्टोर करके रखने का। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि इंटरनल सीरियल रैम ओनली डेटा मेमोरी। तो किस तरीके से सीरियल रैम के अंदर डेटा प्रोसेस होती है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि हाई एड्रेस, ठीक है, एक स्टैक दिया गया है जो सीरियल वर्क, मतलब उसके अंदर आप लिख सकते हो डेटा को, और जो भी डेटा मिला है उसको किस फॉर्मेट में स्टोर करना है या फिर किस फॉर्मेट में उसको लिखना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर दी गई। तो ग्लोबल वेरिएबल, सीपीयू के पास जो भी डेटा आएगा इनपुट या आउटपुट फॉर्मेट में से, वो सारा कुछ वन टाइप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल के अंदर रहता है। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए आगे फर्दर रजिस्टर के पास भेज दिया जाता है टेम्पररी स्टोर करने के बाद। ठीक है, और उसके बाद उसको हीप मेमोरी, मतलब उसको डेटा आगे प्रोसेस उसको करनी है कि नहीं करनी है, उसके लिए यहाँ उसको भेजा जाता है हीप मेमोरी के पास, और वहाँ पे वो सारा एड्रेस के बेस पे वर्कआउट होता है। तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेन दी गई है। द डेटा मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ए मेमोरी, स्टोरिंग अ वेरिएबल। तो डेटा मेमोरी का यूज किया जाता है कि मेमोरी को या फिर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। द स्टैक फ्रेम, मतलब वन टाइप ऑफ जो भी उसके पास इमेज बनती है उसको स्टोर करने के लिए। एंड द हीप और हीप फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब कभी भी उसके पास डायनेमिकली डेटा बनता है एक्सटर्नली तो उसको स्टोर करने के लिए डेटा मेमोरी का यूज किया जाता है। फिर एक इन जनरल दे डू नॉट अपीयर इन द आउटपुट, जो भी आप डेटा स्टोरेज स्टैक फ्रेम या फिर हीप डायनेमिक मेमोरी, वो सारा का सारा डेटा आपका आउटपुट के अंदर अपीयर नहीं होता एक ही साथ। द आउटपुट फाइल बट यूज्ड व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग, जब प्रोग्राम रन होता है उस टाइम पे उसकी ज़रूरत होती है। अ प्रोग्राम यूजेस डेटा मेमोरी एज अ फॉलो। तो प्रोग्राम डेटा मेमोरी वो नीचे के मुताबिक प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन या फिर उसको स्टोर करने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो सीरियल रैम का मतलब वन टाइप ऑफ हो जाता है कि किसी भी तरीके की इमेज फाइल हो या फिर उसको डायनेमिक मेमोरी है, उस सब को अच्छी तरीके से स्टोर करने के लिए दो तरीके के
एड्रेसेस यूज किए जाते हैं, एक तो हाई एड्रेस और लो एड्रेस। और हाई एड्रेस के अंदर यहाँ पे यूज किया जाता है HW स्टैक, और यहाँ पे यूज किया जाता है हमारे पास हीप डायनेमिक मेमोरी के लिए यूज होता है, और जो भी उसको इंस्ट्रक्शन ऐसे इमेज फॉर्मेट में मिलती है उसको स्टोर करने के लिए SW स्टैक का यूज किया जाता है, मतलब स्टैक फ्रेम उसको बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये थी सीरियल रैम ओनली डेटा मेमोरी, मतलब जो भी डेटा मिलता है वो दो तरीके से होता है, हाई एड्रेस और लो एड्रेस। और लो एड्रेस के पास ग्लोबल वेरिएबल या स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, या फिर हाई एड्रेस के पास होता है वो फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा आता है। तो दोनों को अलग अलग स्टोर करवाने के लिए दो अलग अलग तरीके के स्टैक का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर, अलग अलग तरीके के रजिस्टर के बीच में मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे रजिस्टर को पहले समझना पड़ेगा कि किसके साथ किसका कनेक्टेड रहता है। तो डेटा इज ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स रजिस्टर इन अ रजिस्टर फाइल कनेक्टेड टू डेटाबेस फ्रॉम डेस्टिनेशन रजिस्टर इन द रजिस्टर फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि डेटा ट्रांसफर पहले किया जाता है सोर्स रजिस्टर के पास, मतलब दो अलग अलग तरीके के रजिस्टर, एक तो स्टार्टिंग रजिस्टर रहता है और दूसरा कहाँ पे भेजना है उस नाम का रजिस्टर रहता है। तो दोनों फाइल को कनेक्टेड करने के लिए यहाँ पे डेटा बस का यूज किया जाता है, मतलब डेस्टिनेशन रजिस्टर के पास जब भी हमारा आउटपुट पहुंचेगा तो उसके लिए मुझे एक रजिस्टर फाइल की जरूरत पड़ती है। थ्रू अ डेटा रीड लैच, मतलब क्या कहता है कि एक लैच होता है, एक पॉइंट होता है जैसे सीडी के अंदर आता है वट, तो वो डेटा को रीड करेगा, उस डेटा को डेटा बस के पास मैकेनिज्म के थ्रू पास करेगा और उस डेटा को वापस लैच के अंदर राइट करेगा। ठीक है, since the data bus is bypass the data, update the data pointer is possible concurrently with the transfer of data between source register and destination register। तो डेटा बस का काम क्या रहता है कि जो भी उसके पास डेटा मिला है उसके अंदर हर बार वो पॉइंटर को अपडेट करेगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली, और जो भी डेटा उसको मिल रहा है उसको सोर्स रजिस्टर से डेस्टिनेशन रजिस्टर पास करवाएगा। तो ये काम होता है डेटा बस का, डेटा ट्रांसफर होता है उसका। फिर एक द टर्म रजिस्टर ट्रांसफर रिफर टू द अवेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर लॉजिक सर्किट that can perform a given micro operation and transfer the result of the operation to the same or another register। तो ये क्या बोल रहा है, द टर्म रजिस्टर ट्रांसफर रिफर टू अवेलेबल हार्डवेयर, मतलब उसके पास जो भी अवेलेबल हार्डवेयर रहता है लॉजिकल सर्किट के अंदर, ठीक है, वो उसका माइक्रो ऑपरेशन करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, और जो भी रिजल्ट उसको मिलेगा वो वन टाइप ऑफ एक रजिस्टर के अंदर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये सारा का काम रहता है रजिस्टर का कि कहाँ से कौन सा डेटा भेजना है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू भेजना है, ठीक है, और कौन सी लॉजिकली हार्डवेयर की यूज करनी होती है, तो ये सारी चीजें वहाँ पे मैनेज होती रहती है। तो ये होता है डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर। फिर उसके बाद है कि डेटा ट्रांसफर रजिस्टर के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के रजिस्टर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट ऑफन स्टैंडर्ड नोटेशन यूज फॉर स्पेसिफाइंग ऑपरेशन ऑन वेरियस रजिस्टर आर स्टेट बिलो। तो बहुत अच्छी तरीके से जो रजिस्टर यूज होते हैं उसके जो नोटेशन है, उसका जो स्पेसिफिकेशन है, नीचे के फॉर्मेट में अच्छे से दिया है। तो यहाँ पे दिया है द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज डिजिग्नेटेड बाय MAR। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मतलब MAR को बोला जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मतलब मुझे कहाँ से कौन सा डेटा उठाना है, कौन सी मेमोरी लोकेशन के थ्रू, तो उसके लिए MAR रजिस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर है कि प्रोग्राम काउंटर PC होल्ड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। तो प्रोग्राम काउंटर का काम क्या होता है कि जो भी उसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, और जो भी उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलती है, मतलब हर बार उसको प्रोग्राम के थ्रू कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन मिलती है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन उसको कौन से टाइम में पढ़नी है, तो वो प्रोग्राम काउंटर का काम होता है कि उसको होल्ड करके रखे। फिर एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मतलब जो भी उसको इंस्ट्रक्शन मिली है, प्रोग्राम काउंटर के पास एक नंबर की रजिस्टर इंस्ट्रक्शन आ गई, तो उस इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन सा डेटा पड़ा है उसको स्टडी करने के लिए वो लोग क्या कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम स्टोर करने के लिए IR रजिस्टर का यूज किया जाता है रन करने के लिए। फिर एक R1 रजिस्टर, तो उसके अंदर प्रोसेसर की जो भी प्रोसेस रहती है वो काम आती है। मतलब प्रोसेसर के पास क्या रहता है कि वन टाइप ऑफ एक मेमोरी रहती है, जो भी उसके पास डेटा प्रोसेस हुई है, अगर पूरी प्रोसेस नहीं है इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपके पास समथिंग 5 KB का डेटा है, तो 5 KB में से वो सारा का सारा एक ही बार में सारा कुछ आउटपुट कैलकुलेट नहीं करना,
वो थोड़ा आधा डेटा उठाएगा, उसके अंदर जो प्रोसेस हुई उसका जो आउटपुट आया उसको एक टेम्पररी रजिस्टर के अंदर R1 के अंदर स्टोर करके रहता है। वापिस दूसरी बार जब उसके पास टाइम आया, उसकी प्रोसेस आई, तो दूसरी आधी प्रोसेस को कंप्लीट करेगा और वापिस जो भी आउटपुट मिला है पुराना उसके साथ कंपेयर करके या फिर उसको कैलकुलेशन करके वापिस उसका जो आउटपुट आएगा वो R1 के अंदर स्टोर है। मतलब प्रोसेस रजिस्टर को आधी जो प्रोसेस हुई उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? R1 करता है। ठीक है, उसके बाद वी कैन ऑल्सो इंडिकेट इंडिविजुअल बिट्स बाय प्लेसिंग देम इन पैरेंथेसिस। मतलब जो भी चीजें पैरेंथेसिस के अंदर दी गई है वो उसकी एक वन टाइप ऑफ बिट्स रहते हैं, इसके इतने बिट बाकी, इसके इतने बिट बाकी, तो प्रोग्राम काउंटर के थ्रू वो काउंटिंग होता रहता है, या फिर कम होता रहता है या फिर बढ़ता रहता है। फिर एक ही डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर इज रिप्रेजेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। देखो यहाँ पे जो भी उसके पास प्रोसेस की कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन की कैलकुलेशन हुई उसको एक रजिस्टर के अंदर स्टोर करके रखता है, और स्टोर करके आउटपुट जो उसका बिल्कुल आ गया है उसको एक नेक्स्ट या फिर डेस्टिनेशन रजिस्टर के पास सिंबॉलिक फॉर्मेट में भेजता है सिग्नल, ताकि उसको पता चले कि ये आउटपुट आ गया, उसको वो आउटपुट के अंदर जो भी उसका फॉर्मेट है वहाँ पे वो प्रिंट करवा दे by means of replacement operator. For instance, the following statements denote a transfer of data of register R1 into R1 into R1 R1 इंटू रजिस्टर R2। मतलब R2 के अंदर रजिस्टर के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको मुझे R1 के अंदर ट्रांसफर करना है, तो R1 एरो करके R2 देना पड़ेगा, तभी मेरा R2 के अंदर जो भी आउटपुट पड़ा हुआ है वो R1 के अंदर ट्रांसफर करेगा। फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई स्टेट बस, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई स्टेट बस। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कंसिस्टिंग ऑफ 3 एडजॉइनिंग स्टेट द ट्राई स्टेट। ठीक है, तो कभी भी किसी भी तरीके की कोई भी कैलकुलेशन हमें करवानी रहती है सर्किट के अंदर, तो उसके लिए डेटा ट्रांसफर करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसे यहाँ पे बोला जाता है ट्राई स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द 3 स्टेट बस बफर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कनेक्ट मल्टीपल डेटा सोर्स टू सिंगल बस। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया था 3 स्टेट बस बफर इज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, मतलब ये सर्किट के अंदर का ही वन टाइप ऑफ पार्ट होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा के जो भी सोर्स रहते हैं, बसेस रहते हैं, उसको कनेक्टेड किया होता है। मतलब किसी भी तरीके की प्रोसेस उसके पास आती है तो क्या कहता है कि यहाँ पे देखो किस कौन सी प्रोसेस आई, तो उसको भेजने के लिए यहाँ पे डेटा बस होता है। ये आई थिंक आपको ब्लर दिख रहा होगा। ठीक है, तो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा पर ये आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपकी डेटा बस थी, सिंगल डेटा बस। तो यहाँ से सारा कुछ प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद ये कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे भेजता है। इसे फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है, लॉजिकल पार्ट होता है जहाँ पे किसी भी तरीके की प्रोसेस आप कर सकते हो। प्रोसेस होने के बाद मतलब लॉजिकल प्रोसेस ज्यादातर तो होगी, और जो भी उसका आउटपुट आया वो यहाँ पे फिर यहाँ पे आंसर के फॉर्मेट में तीनों को मिला के वो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्राई स्टेट बस है वो वर्कआउट करती है। फिर यहाँ पे लिखा है तो ओपन ड्राइवर कैन बी सिलेक्टेड टू बी इधर लॉजिकल हाई, लॉजिकल लो और लॉजिक और हाई इम्पीडेंस विच अलो अदर बफर टू ड्राइव द बस। मतलब यहाँ पे अदर तरीके की जो भी बस रहती है उसको ड्राइव करने के लिए या फिर उसकी कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे वन टाइप ऑफ ट्राई स्टेट कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। फिर एक द थर्ड स्टेट बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। तो यहाँ पे जो भी आपकी सर्किट दिख रही है वो वन टाइप ऑफ ओपन सर्किट है। मतलब जो 2 पार्ट है उसके अलावा भी एक अलग से टॉगल पार्ट होता है जिसकी मदद से हम जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसे यहाँ पे ओपन सर्किट भी आप बोल सकते हो, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर का भी वो एक पार्ट है डेटा को लाने या ले जाने के लिए। ठीक है, फिर एक ही कंट्रोल ऑन रजिस्टर। तो कंट्रोल ऑन रजिस्टर का काम क्या होता है? The control and register contains the address of the next micro instruction to be executed। ठीक है, तो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर का काम रहता है कि उसके अंदर एड्रेस के अंदर जो भी पार्ट रहता है और जो भी इंस्ट्रक्शन है उसकी जो भी माइक्रो इंस्ट्रक्शन मतलब उसके अंदर भी थोड़ी बहुत छोटी इंफॉर्मेशन वहाँ पे पड़ी रहती है, तो उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पे कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। मतलब एड्रेस रजिस्टर उसके पास बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें से कौन सा रजिस्टर वो वर्क कर रहा है, कौन सी प्रोसेस उसके अंदर चल रही है, वो सारा कुछ मेंटेन करने के लिए मुझे यहाँ पे वन टाइप ऑफ कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। फिर एक कंट्रोल डेटा रजिस्टर। ठीक है, तो कंट्रोल डेटा का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी मेरे पास एड्रेस के थ्रू
डेटा आया है उस डेटा को रजिस्टर के अंदर किस तरीके से मैं प्रोसेस करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है कंट्रोल डेटा रजिस्टर। उसका मतलब यहाँ पे हो जाता है कि कंटेन्स द माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो भी उसके पास इंस्ट्रक्शन आई है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन आई है, उसको वो स्टोर करने के बाद एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। तो एड्रेस के पास जब भी उसकी इंस्ट्रक्शन आती है तो उसको एग्जीक्यूट करना चालू नहीं करेगा, पर जो भी उसके पास डेटा है उसको एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। फिर सीक्वेंसर, तो सीक्वेंसर का काम क्या है, तो वो चेक करता है कि उसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, मतलब नेक्स्ट एड्रेस कौन सा है फ्रॉम विद इन अ कंट्रोल मेमोरी, ठीक है। तो कंट्रोल मेमोरी के साथ उसके पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो नेक्स्ट एड्रेस मतलब सीक्वेंसर है जो टेक करके रखेगा कि मुझे कौन सी नई इंस्ट्रक्शन अब रीड करनी है या फिर एड्रेस रीड करना है। फिर कंट्रोल मेमोरी वेयर माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर स्टोर, मतलब जो भी उसकी प्रोसेस हुई है उस डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे यहाँ पे कंट्रोल मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये था कंट्रोल ऑन रजिस्टर, मतलब अलग अलग तरीके के रजिस्टर के ऊपर कौन कौन सा काम होता है, कौन कौन से रजिस्टर यहाँ पे वर्कआउट में होते हैं। तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए हमें कंट्रोल ऑन रजिस्टर को समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद है कि अलग अलग तरीके के भी रजिस्टर है वापिस, ठीक है। तो MAR रजिस्टर मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसके अंदर किसी भी तरीके की एड्रेस या फिर इंस्ट्रक्शन मुझे पढ़नी है तो कौन से एड्रेस में मुझे चाहिए, कौन से एड्रेस से मुझे चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे MAR रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कि MDR, द फुल फॉर्म ऑफ MDR इज मेमोरी डेटा रजिस्टर। जैसे मैंने आगे बताया आपको कि किसी भी तरीके की प्रोसेस को रीड आउट करने के लिए वन टाइप ऑफ डेटा की एड्रेस की जरूरत पड़ती है, और उस एड्रेस पे कौन कौन सा डेटा पढ़ना है वो काम कौन करता है, MDR, मतलब उस एड्रेस पे या फिर उस लोकेशन पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है मुझे देखने के लिए मुझे मेंबर डेटा रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है कि मेंबर MBR, मतलब जो भी डेटा मेरे पास आया है एड्रेस के पास से उस डेटा को एक टेम्पररी लोकेशन के अंदर मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे MBR की ज़रूरत पड़ेगी। MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर, मतलब जो भी डेटा मेरे पास आया वो मुझे एक बफर के अंदर स्टोर करवाना पड़ेगा थोड़ी आधी प्रोसेस होने के बाद, या फिर उसकी पूरी प्रोसेस होने का उसके बाद उसको आउटपुट रजिस्टर या डेस्टिनेशन रजिस्टर के पास भेजा जाता है। फिर एक पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, मतलब उसने कितनी इंस्ट्रक्शन एक साथ वो पढ़ रहा है, मतलब वो भी एक रजिस्टर है, वो जितनी भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम पढ़ता है उसको वो बारी बारी से कैलकुलेट करता रहता है, काउंटिंग करता रहता है कि मैंने इतनी इंस्ट्रक्शन भेजी है, इतनी इंस्ट्रक्शन की रीड की है, इतनी इंस्ट्रक्शन को उसने आउटपुट दिया हुआ है, अभी इतनी प्रोसेस बाकी है। तो सारा कुछ किसके पास रहता है, प्रोग्राम काउंटर के पास। फिर आ जाता है कि एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर का काम होता है कि जो भी उसके पास डेटा आया है उसको टेम्पररी स्टोर करने का काम रहता है एक्यूमुलेटर, मतलब जो भी आपको प्रोसेस फास्ट में करनी है वो सारा डेटा एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हुआ होता है। फिर इंडेक्स रजिस्टर, मतलब इंडेक्स के पास जो भी रजिस्टर है, कौन सा रजिस्टर फ्री है कौन सा रजिस्टर फ्री नहीं है, तो उसकी सारी प्रोसेस इंडेक्स रजिस्टर के पास होती है। फिर एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम यहाँ पे रहता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन अब मुझे रीड करवानी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाकी है, तो वो सारा कुछ काम रहता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का। ओके, तो जैसे ही आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है कि व्हाट इज अ रजिस्टर, व्हाट इज SRM एंड व्हाट इज अ MAR। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है, मेमोरी के बारे में पढ़ा, ठीक है, और कौन कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, कौन सी एड्रेसेस पे, कौन सी लोकेशन पे, तो वो सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ी। तो एक बार और रिव्यू कर लेते हैं कि रजिस्टर और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है। तो प्रोग्राम मेमोरी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि वन टाइप ऑफ एक कोड रहता है, प्रोग्राम कोड, जिसके अंदर मेमोरी कांस्टेंट होती है या फिर इमेज के फॉर्मेट में रहती है, तो उन सबको प्रोसेस करवाने के लिए मुझे प्रोग्राम मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक इंटरनल मेमोरी, ठीक है, तो इंटरनल मेमोरी के अंदर मुझे यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ती है कि डेटा मेमोरी किस तरीके से वर्कआउट होती है, कहाँ पे कौन सी फ्रेम यूज़ होती है, कौन सी मेमोरी के लिए मुझे डायनेमिक यूज़ करना है या फिर कौन से स्टैटिक यूज़ करना है, कौन सा टेक यूज़ करना है, तो उसके लिए SRM का यूज़ किया जाता है।
फिर डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर के बीच में किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए लैच या फिर मैकेनिज्म का हमने देखा। और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन उसके पास आती है वो वन टाइप ऑफ हार्डवेयर लॉजिक के पास पहुंचती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारी प्रोसेस हुई है तो मोस्टली रजिस्टर के साथ हुई है, और जो भी रजिस्टर के पास डेटा आ रहा है एड्रेस फॉर्मेट में या फिर इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में, वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है रजिस्टर की। और कौन से रजिस्टर में कौन सा डेटा पड़ेगा और कौन से रजिस्टर में से मुझे आउटपुट भेजना है, तो सारा कुछ डिसाइड करता है यहाँ पे। एक रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होता है वो चीज़। फिर हो जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई स्टेप, मतलब किसी भी तरीके की प्रोसेस को रन करने के लिए या फिर ले जाने या लाने के लिए ट्राई स्टेप बर्स्ट का यूज किया जाता है। फिर कंट्रोल रजिस्टर, कौन कौन से रजिस्टर पे कौन सा वर्कआउट होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी और उसके फुल फॉर्म भी देखे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।